तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया लिंक रिएक्शन में। अब एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर करेगा किसमें, क्रेब्स साइकिल में। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रेब्स साइकिल। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स क्योंकि 10 स्टेप हैं टोटल और 10 स्टेप के केमिकल से याद करने पड़ेंगे। कौन से केमिकल का नाम, उसके एंजाइम से याद करने पड़ेंगे और हर केमिकल में कितने कार्बन नंबर। क्या क्या बोला मैंने, 10 स्टेप्स पढ़ने हैं इसमें। उस 10 स्टेप के केमिकल के नाम याद करने हैं आपको, एंजाइम तो बहुत आसानी से याद करा दूंगा, और हर केमिकल के कार्बन कितने पाए जाते हैं, उस केमिकल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ठीक है ना, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात आपको ये बतानी थी, आपको पता होगा कि लिंक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एसिटाइल कोएंजाइम है, और एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर करता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। तो लिंक मॉलिक्यूल जो हुआ ग्लाइकोलिसिस का और क्रेब्स साइकिल के बीच का जो मॉलिक्यूल हुआ कौन हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम। बहुत पेट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा गया लिंक मॉलिक्यूल बताओ आप, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का लिंक मॉलिक्यूल, तो आपको बोलना है एसिटाइल कोएंजाइम। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं, समझना ध्यान से। इस हेडिंग का नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इस वजह बोला गया क्योंकि हेंस क्रेब वॉज द साइंटिस्ट, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और ही गॉट द नोबेल प्राइज। समझ में, इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट अभी मैं बताऊंगा, जो पहला प्रोडक्ट बनता है इस साइकिल में, उसमें 3 COH ग्रुप होते हैं, 3 COH ग्रुप होते हैं। COH पता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है। अब बात आती है पहला प्रोडक्ट का नाम क्या है, सिट्रिक एसिड बनता है। पहला प्रोडक्ट जो बनता है इसमें सिट्रिक एसिड, इसी वजह से नाम भी सिट्रिक एसिड साइकिल है। तो हेडिंग समझो आप, क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड। पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड में 3 COH ग्रुप होते हैं, इसे नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया गया। और ये सारी प्रोसेस कहां चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो उसमें एंजाइम्स जो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब साइकिल पढ़ लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितनी थ्योरी, जितने पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। साइकिल समझते हैं। मॉड्यूल में जैसे लिखा गया है वो ऐसे ही हम लोगों ने यहां पे लिखा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखा है कि एक कॉलम मैंने इधर बनाया है, ध्यान समझना, एक कॉलम में 4 मॉलिक्यूल इधर लिखे हैं, बीच में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड लिखा है, एक केमिकल ये है, और इस कॉलम में 5 मॉलिक्यूल लिखे गए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम है। मैंने इस वजह से लिखा इस फ्लो चार्ट को इस तरह, ताकि आपको कार्बन नंबर याद हो जाए। तो पहले मैं आपको साइकिल पढ़ाऊंगा, फिर साइकिल में जो निमोनिक्स बनेगा, फाइनली जो याद करना है निमोनिक्स, वो मैं बताऊंगा। पहले आपको डिटेल में पढ़ाता हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहले डिटेल में समझना। एसिटाइल को चालू करें, देखो आप, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है, इससे जो बनता है फाइनल जो प्रोडक्ट इस साइकिल में वो ये है पहला प्रोडक्ट। तो ये 6 कार्बन का है। तो ये इसमें इस कॉलम में जितने मैं लिख रहा हूं, इस वजह से लिखा है मैंने क्योंकि इस कॉलम में सारे 6 कार्बन के। तो समझना, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है, बनाना कितने हैं, पहला प्रोडक्ट 6 कार्बन का, इसका मतलब कितने कार्बन कमी है, 4 कार्बन। तो फर्स्ट स्टेप क्रेब्स साइकिल का, एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करता है कौन, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कितने कार्बन का होना चाहिए, 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन का ये मॉलिक्यूल इसने एक्सेप्ट किया इसको, और बन क्या गया ये। तो देखो आप, 2 कार्बन प्लस 4 कार्बन मिल गया कितने, 6 कार्बन। तो अब जब जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगा समझ में आएगा, इस कॉलम में सारे 4 कार्बन के हैं, तो अभी लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे आपको।
और इस कॉलम में सारे 6 कार्बन के, ये 2, ये बताऊंगा अभी मैं। तो ऐसे याद करो, 6 कार्बन 4 कार्बन, ऊपर कौन सा 2 कार्बन। इतना मैं स्टेप्स क्यों दे रहा हूं, आगे समझ में आएगा। पहला स्टेप आपको समझ में आया कि एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का, उसको एक्सेप्ट किया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ने और बनाया क्या, सिट्रिक एसिड। पहला स्टेप प्रोडक्ट। और सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसी वजह से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला गया। क्लियर? कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। अब बात आती है एंजाइम की। सिंथेसिस हो रही है सिट्रिक एसिड की, कंडेंस हो रहे हैं 2 कार्बन के मॉलिक्यूल और 4 कार्बन के मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं। तो 4 + 2 कार्बन कंडेंस होकर 6 कार्बन बनाया। तो एंजाइम का नाम हुआ सिट्रिक एसिड सिंथेटेज। सिंथेसिस हो रही सिट्रिक एसिड की, इस नाम क्या हो गया, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज या सिट्रेट सिंथेटेज। ये हो गया एंजाइम का नॉमेनक्लेचर। इसने हेल्प किया इन दोनों को कंडेंस होने में। क्लियर? और देखो यहां पे कोएंजाइम है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, कोएंजाइम निकला होगा। क्लियर? और वाटर ऐड होता है यहां पे कंडेंस करने में, तो रटने की जरूरत नहीं है। कंडेंस हुआ तो यहां वाटर ऐड हुआ, ऐसे समझ लो। बन गया क्या, सिट्रिक एसिड। फर्स्ट स्टेप क्लियर? आराम से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ने एक्सेप्ट किया 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम है, दोनों मिल गए। एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेटेज। क्यों नाम है, क्योंकि सिट्रिक एसिड की सिंथेसिस हो रही है, तो एंजाइम का नाम होगा सिट्रेट सिंथेटेज। अब बना क्या, सिट्रेट। सेकेंड स्टेप, सिट्रेट से सिस एकोनिटिक एसिड है, या एकोनिटेट बोलो या एकोनिटिक एसिड, बात सेम है। सिस एकोनिटेट, सिट्रेट सिस एकोनिटेट। ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये मैं याद करा दूंगा, अभी केवल डिटेल में समझते रहो, घबराना मत। सिट्रेट सिस एकोनिटेट, यहां पे जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम का नाम है एकोनिटेज। एकोनिटेट बन रहा है तो एंजाइम का नाम हो गया एकोनिटेज। और यहां वाटर निकलता है, याद करने की जरूरत नहीं है, वाटर बाद में देख लेंगे हम लोग। अभी एंजाइम याद करो, सिट्रेट से क्या बना, सिस एकोनिटेट, समझना। अब यहां से यहां आते हैं, सिस एकोनिटेट से आइसोसिट्रेट के साइड में कितने कार्बन का है, एक बार देखो आप इसे, कितने कार्बन का है, ये 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का। यहां पे भी जो एंजाइम लगता है, यहां पे भी एंजाइम एकोनिटेज ही लगता है। एक बात और बता दूं, एकोनिटेज को एक्टिवेट करने के लिए आयरन को फैक्टर है। एक एक पॉइंट समझते रहो। और यहां पे वाटर ऐड होता है। फिर बोला मैंने, वाटर के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, आप एक एक पॉइंट समझते रहो। सिट्रेट से सिस एकोनिटेट, सिस एकोनिटेट से आइसोसिट्रेट। क्लियर? अब समझना, हमें ये देखना है इस पूरे में कि एटीपी कहां कहां बन रही है। क्लियर? तो एटीपी कहां कहां बन रही है ये समझना। 6 कार्बन का ये भी, 6 कार्बन का ये भी, ठीक। इससे मैं बढ़ा देता हूं, देखो आप। तो सिट्रेट बना, सिस एकोनिटेट बना, सिस एकोनिटेट से आइसोसिट्रेट,
क्या, आइसोसिट्रेट बना। एंजाइम का नाम इकोनिटेज, दोनों जगह पे। अब आइसोसिट्रेट से एक केमिकल है ऑक्सैलोसक्सिनेट, समझना। ऑक्सैलोसक्सिनेट, अभी तो सारे 6 कार्बन के हैं, यहां पे समझना आप देखो क्या लिखा हूं मैं, NaDH2 बना। देखो आप, NAD से NaDH2 बना। पहली जगह पहला स्टेप हुआ जहां पे NaDH2 बना। और आपको पता है ये 2 मॉलिक्यूल है तो ये पूरी साइकिल कितनी बार रन होगी, 2 बार रन होगी, क्योंकि 2 स्टेल को एंजाइम में तो 2 बार है ये सब। तो एक पॉइंट पे एक NaDH2 दूसरी बार जब रन होगी तो 2 NaDH2 चलेगा। क्लियर। NaDH2 कैसे बना, NAD ने H+ एक्सेप्ट किया और बना क्या, NaDH2। तो H+ निकला कहां से, आइसोसिट्रेट से। और इस आइसोसिट्रेट से जब H+ निकला तो उसको एक्सेप्ट किया NAD ने, और ने बनाया क्या, NaDH2। तो स्टेप कौन सा हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन। तो पहली बार इस पूरे साइकिल में क्या हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन। और उस हाइड्रोजन को यूज करके क्या बनाया गया, NaDH2। एक साइकिल में एक दोबारा चलेगी तो 2 NaDH2। और एक NaDH2 की वैल्यू 3 ATP की होती है, तो 2 से कितना, 6 ATP। मतलब यहां 6 ATP इक्विवेलेंट बनाया गया। अब बात आती है एंजाइम की, तुम बताओ डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लगेगा कि नहीं, बताओ, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लग गया। क्लियर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा तुमसे कि पहली बार किस स्टेप पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है क्रेब्स साइकिल में, तो आपको क्या बोलना है, जब आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है तब डिहाइड्रोजिनेशन होता है और बनता है NaDH2 एक मॉलिक्यूल से एक साइकिल में। और जब 2 बार चलेगी साइकिल तो 2 NaDH2 बनेगा। क्लियर, ठीक है। एंजाइम क्लियर हो गया। ये कितने कार्बन के हैं, सारे 6 कार्बन के। तो इस कॉलम में सारे 6 कार्बन। अब बात आती है याद कैसे करेंगे, समझना ध्यान से। अगर ध्यान दो तो पहला देखो, इसको याद करो, C6 आइसो ऑक्सोलो, C6 आइसो ऑक्सैलो। क्या बोला, कॉलम याद हुआ, C6 आइसो ऑक्सैलो, ये कॉलम है। इसमें सारे कितने कार्बन के हैं, 6 कार्बन के। क्लियर। तो इस स्टेप पे NAD से NaDH2 बन गया। क्लियर, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। अब आगे चलते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये सारे मॉलिक्यूल सिट्रेट, सिसेकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट 6 कार्बन के हैं। अब आगे चलते हैं। ऑक्सैलोसक्सिनेट से, ऑक्सैलोसक्सिनेट 6 कार्बन का है और ये होता है 5 कार्बन का। जरा देखो आप, ये 6 कार्बन से 5 कार्बन बना है तो एक कार्बन कमी हुई कि नहीं हुई, तो वो कार्बन निकलता है किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। तो कौन सा एंजाइम लगा, डी कार्बोक्सिलेज। एक मॉलिक्यूल एक बार साइकिल चलेगी तो एक CO2, 2 बार चलेगी तो दूसरी बार CO2 बनेगा। तो पहली बार यहां डीकार्बोक्सिलेशन हुआ कब, जब ऑक्सैलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बना। कैसे याद रखेंगे, मैंने इसे इस कॉलम में लिखा है। देखो इस कॉलम में जितने हैं वो 6 कार्बन के,
इसके बाद ये 5 कार्बन का है, तो 6 से 5 हुआ तो क्या निकला होगा, CO2। तो पहला डीकार्बोक्सिलेशन इस स्टेप पे होता है, और जो एंजाइम लगता है वो डीकार्बोक्सिलेज होता है। क्लियर। अब डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है, इसका एक्टिवेटर कभी पूछा जाए तो मैग्नीज होता है, मैग्नीज। क्लियर। ये 5 कार्बन का। अब आगे चलते हैं, समझना, अब बहुत क्रूशियल बात है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का, और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था कि क्रेब्स साइकिल का कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो 5 कार्बन का। दिस इज द ओनली मॉलिक्यूल जो 5 कार्बन का इस पूरे साइकिल में। अब 5 कार्बन से देखो आप, ये 4 कार्बन का है सारे, तो क्या हुआ होगा बताओ जरा, CO2 निकली होगी कि नहीं। तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ किसका, अल्फा कीटोग्लूटेरेट का, और यहां पे NADH2 फिर से बनता है। कैसे बनेगा NADH2 से, डिहाइड्रोजनेशन होगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का, उस हाइड्रोजन को पिक करेगा NAD और बनाएगा क्या, NADH2। तो एक मॉलिक्यूल से एक NADH2 जब दूसरी बार साइकिल चलेगी, 2 मॉलिक्यूल लिया है ना, दूसरी बार चलेगी तो 2 बार NADH2। तो यहां पे लिख दूं क्या, NAD प्लस से क्या बन गया, NADH2। जरा सोचो आप, यहां डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ है और डिहाइड्रोजनेशन भी हुआ है, और डिहाइड्रोजनेशन एक ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो जहां जहां डिहाइड्रोजनेशन होता है वहां वहां ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। तो ये भी ऑक्सीडेशन है और यहां पे भी ऑक्सीडेशन हुआ, यहां साथ में डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ। एंजाइम का नाम सोचो, अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो एंजाइम का नाम याद नहीं करना, आपको यह पता होना चाहिए कि कहां कहां डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, वहां वहां डिहाइड्रोजनेज लगा दिया जाएगा। तो एंजाइम का नाम हो जाएगा डिहाइड्रोजनेज। लिख दूं, डिहाइड्रोजनेज। तो बच्चों ये तो एंजाइम हो गया, क्लियर, डिहाइड्रोजनेज। और पूरा नाम हो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि हाइड्रोजन निकलना इज ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। देखो आप एंजाइम, क्लियर। तो 6 कार्बन का इस कॉलम में, सामने 5 कार्बन। अब जो पढ़ने जा रहे हैं 4 कार्बन के कॉलम पढ़ने जा रहे हैं, ये सॉलिड कॉलम में। इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के बाद सक्सिनल कोएंजाइम में बनता है। देखो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और सक्सिनल कोएंजाइम में, रिपीट कर रहा हूं, सक्सिनल कोएंजाइम में। तो इसका मतलब यहां ऐड क्या हुआ होगा, कोएंजाइम में ऐड हुआ होगा ना, तभी तो कोएंजाइम यहां मिलेगा, यहां है नहीं। देखो क्लियर। तो 2 बार डिहाइड्रोजनेशन हो गई, एक यहां पे और एक यहां पे। अब आगे चलते हैं। सक्सिनल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बना है। क्या बना है, सक्सिनेट। यहां पे एटीपी बनती है, डायरेक्ट एटीपी, जिसको SLP बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। होता क्या है, NCERT पढ़ोगे या मॉडल में पढ़ोगे, वहां GTP भी लिखा हुआ है। तो GTP भी बन सकता है और ATP भी बन सकता है। क्या बोला मैंने, इस वाले स्टेप पे GTP भी बन सकता है और ATP भी बन सकता है। अगर GTP गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ATP में, और जिस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है उसको हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन, क्या बोला, कपलिंग रिएक्शन होती है। तो यहां पे ये समझो कि यहां पे बनता है GTP और या उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, ATP में। और ये क्या है, SLP है कि नहीं है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर।
तो सक्सिनल को एंजाइम से बच्चों सक्सिनेट बनता है और वहाँ जीटीपी बनेगा। जीटीपी को यूज कर नहीं सकते, हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एटीपी में। और एसएलपी, पहली बार एसएलपी बना है। एक बार साइकिल चलेगी तो एक एटीपी, 2 बार साइकिल चलेगी तो 2 एटीपी। अब बात आती है एंजाइम की। यहां पे एक एंजाइम लगता है थायोकाइनेज। बोलो क्या, थायोकाइनेज। लिख देता हूं, और यहां कोई एंजाइम है, देखो यहां कोई एंजाइम नहीं है, तो कोई एंजाइम निकल गया होगा। जरा फिर से एक बार देखते हैं। यहां NADH2 बना, यहां NADH2 बना, देखो और यहां NADH2 तो बन ही गया। तो 2 जगह NADH2 बनाया है और एक जगह ATP। अब बात आती है फाइनली सक्सिनेट। समझना, कितने कार्बन के हैं, सारे 4 कार्बन के हैं। ऐसे याद करना है, 6 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन। सक्सिनेट से बनता है फ्यूमेरेट। जब सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है तो फिर से हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन निकलना इज डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है। लेकिन क्या बोला मैंने, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए NAD नहीं आता, FAD होता है। और FAD उस H+ आयन को इकट्ठा करके एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, FADH2। और एंजाइम का नाम क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। किसका, सक्सिनेट का तो नाम हो गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। लेकिन ये एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता, बताऊंगा आगे। ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दिस इज द ओनली एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ना मिलता है। कहां मिलता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया नीट में कि इस स्टेप पे जो एंजाइम लगता है वो कहां पाया जाता है, आंसर बोलना है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता, और जितने एंजाइम पढ़ाऊंगा सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इस स्टेप पे जो हाइड्रोजन निकलता है कौन एक्सेप्ट करता है, NAD नहीं, कौन, FAD। देखो दिखाता हूं, होता क्या है, FAD लेता है और बनाएगा क्या, FADH2। और एक बार साइकिल चलेगी तो एक FADH2 और दूसरी बार चलेगी तो दूसरी FADH2। FADH2 ध्यान से, NADH2 नहीं, क्या, FADH2। एंजाइम का नाम क्या हुआ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। क्या नाम हुआ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। क्लियर, ये मैंने फुल फॉर्म यहां नहीं लिखा हुआ है, वो समझ लो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो सोचो कितनी बार डिहाइड्रोजनेशन हो गया, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। अब आगे चलते हैं, फ्यूमेरेट से मैलेट। फ्यूमेरेट और मैलेट, फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और यहां पे जो एंजाइम लगता है उसका नाम है फ्यूमेरेज। नाम से ही पता चल गया होगा, फ्यूमेरेज। ये 4 कार्बन का फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और यहां H2O फिर से एडिशन दिखाया गया है, वो याद कर लेते हैं। अब समझना, मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में। दिस इज द लास्ट स्टेप, 9 स्टेप ओवर हो गए, लास्ट स्टेप समझना। मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो फिर से डिहाइड्रोजनेशन होता है, और उस डिहाइड्रोजनेशन को के से जो H+ निकलता है उसको कौन लेता है,
NADH2, देखो आप फिर से डिहाइड्रोजनेशन हुआ। एंजाइम का नाम क्या हुआ? डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, पूरा नाम बोलना है एंजाइम का, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कंप्लीट हो गई साइकिल। एक बार देखते हैं, इसको रिवाइज कराता हूं, समझना। साइकिल को छोड़ो, ऐसे समझो आप। एस्टर कोएंजाइम में बना 2 कार्बन का, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड ने एस्टर कोएंजाइम को लिया और बना दिया क्या? सिट्रिक एसिड। पहला स्टेबल प्रोडक्ट। सिट्रिक एसिड से क्या बना? सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड से कौन? आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। जब आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड होता है तब NADH2 बनता है, मतलब डिहाइड्रोजनेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन को मतलब ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन होता है। यहां ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड तक, यहां से लेकर यहां तक 6 कार्बन का, और फिर उसके बाद CO2 निकलता है। क्यों CO2 निकलता है? क्योंकि ये 6 कार्बन का और ये 5 कार्बन का, तो पहली बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। इसको बनने के बाद ये 5 कार्बन का, ये 4 कार्बन का है, तो फिर से डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। तो अल्फा कीटो के पहले, अल्फा कीटो के बाद, ये सब निमोनिक्स में लिखाऊंगा मैं, अभी आप डिटेल में समझ लो। अल्फा कीटो के पहले और अल्फा कीटो के बाद डिकार्बोक्सिलेशन होता है, क्योंकि इसके पहले 6 कार्बन है और इसके बाद 4 कार्बन है, तो यहां पे भी और यहां पे भी CO2 निकला। यहां NADH2 बनता है, फिर SLP बनता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। GTP के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ATP के फॉर्म में। जिस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है उसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। जो एंजाइम लगेगा थायोकाइनेज। सक्सिनेट से फ्यूमिनेट जब बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंट, वहां NADH2 नहीं बनता, वहां FADH2 बनता है। और जो एंजाइम लगता है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज द ओनली एंजाइम ऑफ साइकिल व्हिच इज नॉट फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इट इज फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये फ्यूमेरेट बन गया, और फ्यूमेरेट से बनता है मैलेट में, तो एक एंजाइम लगता है फ्यूमेरेज। ये दोनों आइसोमर हैं एक्चुअली, फ्यूमेरेट और मैलेट आइसोमर हैं, तो आइसोमेरिक एंजाइम है ये, फ्यूमेरेज बोलते हैं। फ्यूमेरेट से मैलेट तो फ्यूमेरेज बन गया। अब मैलेट से जब ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनता है तो NADH2 बनता है, फिर से डिहाइड्रोजिनेशन होगा, और एंजाइम क्या लगेगा? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आप देखो जरा ध्यान से, पूरे साइकिल में 4 जगह डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। एक यहां, जिससे मैं पढ़ा देता हूं समझ में आएगा। एक यहां डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, एक यहां डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, एक यहां डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, और एक यहां डिहाइड्रोजिनेशन। तो 4 टाइम डिहाइड्रोजिनेशन, 2 टाइम डिकार्बोक्सिलेशन। कार्बन, मैंने कहा एंजाइम याद होना चाहिए, साइकिल याद होना चाहिए, और कार्बन नंबर याद होना चाहिए। इस पूरे कॉलम में 6 कार्बन, ये 5 कार्बन, इस पूरे कॉलम में 4 कार्बन, और एस्टाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है। तो एंजाइम तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको पता हो कि कहां कहां डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो आपको एंजाइम बहुत आसान हो जाएगा। अब बात आती है निमोनिक्स की, कैसे याद रखेंगे इतना कॉम्प्लेक्स, तो वो समझो आप। अभी लिखूंगा, पहले आप समझ लो। देखो आप ध्यान से देखना, इस पूरे चारों मॉलिक्यूल में पहला लेटर कौन सा है? C। ऐसा करो, C सिस आइसो ऑक्सैलो। बोलो क्या? C सिस आइसो ऑक्सैलो। C सिस आइसो ऑक्सैलो, ये 6 कार्बन के, याद हुआ? C सिस आइसो ऑक्सैलो, अल्फा कीटो। निमोनिक्स में क्या याद करना है? पूरा नहीं, अल्फा कीटो। C सिस आइसो ऑक्सो अल्फा कीटो, अभी लिखूंगा मैं इसे। सक्सिनल सक्सिनिक या सुसु याद कर लो। C सिस आइसो ऑक्सो अल्फा कीटो, सुसु, ऐसे बोलो। सक्सिनल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, FMO। अब इसको मैं
समराइज कर रहा हूं, अभी लिखूंगा सी सिस आइसो ऑक्सो। समझ लो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन पूछे जाने की क्रिप्स साइकिल से है, तो इसमें लगेगा कितना कॉम्प्लेक्स, कैसे याद होगा, तो मैं आपको रिजल्ट ही बता देता हूं, वो रिजल्ट याद कर लो। पहले तो आपको 4-7-10 स्टेप याद होने चाहिए, तो उसको कैसे याद करेंगे? सी सिस आइसो ऑक्सो, सी सिस आइसो ऑक्सो, अल्फा कीटो, सक्सिनल, सक्सिनिक, एफएमओ। याद हुआ पहला पॉइंट? सी सिस आइसो ऑक्सो 6 कार्बन का, ये 5 कार्बन का, सक्सिनल, सक्सिनिक, एफएमओ 4 कार्बन के। तो 4 कार्बन इस कॉलम में, 6 कार्बन इस कॉलम में, 5 कार्बन अल्फा कीटो। तो 6 कार्बन जब 5 बनेगा तब CO2 निकलेगा, और जब 5 से 4 बनेगा तब CO2 निकलेगा। तो दूसरा पॉइंट, अल्फा कीटो के पहले और अल्फा कीटो के बाद डिकार्बोक्सिलेशन होता है। पॉइंट नंबर 2। तो आपको सीरीज याद हो गई, डिकार्बोक्सिलेशन याद हो गया। अब बात करते हैं हम लोग NaDH2 कहां कहां बनेगा। तो इसको मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, चाहे हिंदी में लिखो चाहे अपने लैंग्वेज में कैसे भी लिख लो। बोलना है आइसो के बाद, ऐसे सेंटेंस में याद होना चाहिए, आइसो के बाद अल्फा कीटो के बाद और M के बाद NaDH2 बनता है। आइसो के बाद, अल्फा कीटो के बाद और M के बाद NaDH2 बनता है। तो NaDH2 कितने पॉइंट पे बना? 3 जगह। और लास्ट पॉइंट इस क्रिप्स साइकिल का समझना, सक्सिनल के बाद ATP और सक्सिनेट के बाद FADH2 बनता है। सक्सिनल के बाद ATP और सक्सिनेट के बाद FADH2 बनता है। ये 4 पॉइंट अगर क्रिप्स साइकिल में याद है आपको, तो ये क्रिप्स साइकिल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। मैंने क्या बोला, निमोनिक्स, वो भी लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है ना? तो ट्राई करते हैं इसको याद करने की। क्या करना है तुम्हें, हर केमिकल का तुम्हें फर्स्ट लेटर याद करना है या पहला वर्ड छोटा सा। देखो सी सिस आइसो ऑक्सैलो, याद करो, सी सिस आइसो ऑक्सैलो, याद हुआ? सी सिस आइसो ऑक्सैलो कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। बीच में क्या, अल्फा कीटो, सी सिस आइसो ऑक्सैलो अल्फा कीटो, सक्सिनल, सक्सिनेट, ये पूरा याद कर लो क्योंकि 2 बार है। सक्सिनल, सक्सिनेट, FMO करते हैं। सी सिस आइसो ऑक्सैलो अल्फा कीटो, सक्सिनल, सक्सिनेट, FMO। एक पॉइंट याद करना है। दूसरा पॉइंट, इस कॉलम में सी सिस आइसो ऑक्सैलो में 6 कार्बन, अल्फा कीटो 5 कार्बन और इधर वाले में 4 कार्बन। तो अल्फा कीटो के पहले, अल्फा कीटो के बाद CO2 निकलेगी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लो, मैं बोल रहा हूं। आइसो के बाद, सी सिस आइसो, आइसो के बाद अल्फा कीटो के बाद और M के बाद NaDH2 बनता है। ऐसे आफ्टर आइसो, अल्फा कीटो एंड M, NaDH2 आर प्रोड्यूस, राइट? क्लियर? 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट लास्ट में, ATP और FADH2 कहां बनता है? आफ्टर सक्सिनल एंड आफ्टर सक्सिनेट FADH2 आर प्रोड्यूस्ड। सक्सिनल के बाद ATP और सक्सिनेट के बाद FADH2 बनता है। ये ऐसे आप अगर सिंपल लैंग्वेज में याद कर लोगे तो दिस इज द वे, जैसे मुझे याद हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। कई टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप याद कर लो। क्लियर? लेकिन इस बात में, ये सबसे बड़ी बात इस निमोनिक्स में ये है कि आपको कार्बन नंबर भी क्लियर हो जाएगा, आपको
CO2 कहाँ निकलती है ये भी क्लियर हो जाएगा, सीरीज भी याद हो जाएगी, और NADH2 FADH2 भी कहाँ बनता है क्लियर हो जाएगा। ये एक साइकिल में कितनी जगह NADH2 बना है 3, और कितनी जगह FADH2 बना है 1, और ATP कितनी जगह बना है 1, एक बार साइकिल में। तो 2 बार चलेगी तो NADH2 कितने हो जाएंगे 6 NADH2, 2 FADH2 and 2 ATP in 2 time of Krebs cycle। 2 टाइम क्यों बोलना, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड था, 2 एस्टर कोएंजाइम बना था, 2 एस्टर कोएंजाइम में एक बार में ऐसे बनेगा और दूसरी बार में दूसरी, तो टोटल 2 बार के साइकिल को अगर कैलकुलेट करूं तो बैलेंस शीट जो आएगी ना एनर्जी की, वो ऐसे समझो 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 ATP। क्लियर? जितने एंजाइम्स हैं सब पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां वाला वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ना नहीं पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इसको मार्कर एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कर एंजाइम। क्लियर? 10 स्टेप हो गए। अब मैं आपको एनर्जी बैलेंस सिखाने जा रहा हूं कि कैसे 2 बार के क्रेब्स साइकिल चलने पे एनर्जी कितनी बनती है। क्लियर? और अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है ग्लूकोज का। अब हम लोग एटीपी बैलेंस पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ क्रेब्स साइकिल का। ओके, तो ये 5 कार्बन इधर लिख देता हूं मैं, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 2 कार्बन, 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन क्या बन गया? 6 कार्बन। क्लियर? ओके, तो क्रेब्स साइकिल तो समझ में आ ही गया होगा। अब एक काम करते हैं कि क्रेब्स साइकिल में कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक क्रेब्स साइकिल जब चलती है तो कितनी जगह डिहाइड्रोजनेशन होता है? याद होगा तो 3 जगह डिहाइड्रोजनेशन होता है, NADH2 जब बनता है, और एक जगह और होता है जहां FADH2 बनता है। तो टोटल 4 डिहाइड्रोजनेशन होता है, और इनको हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। राइट? तो एट 4 टाइम्स डिहाइड्रोजनेशन, जिसमें 3 NADH2 एक जगह बनेगा और एक FADH2। कहां बनेगा हमें पता है। 2 जगह डिकार्बोक्सिलेशन होता है, अल्फा कीटो के पहले याद है, अल्फा कीटो के बाद। तो 2 जगह डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और एक जगह SLP बनता है, सक्सिनल कोएंजाइम ए के बाद। याद है? अब GTP भी बन सकता है, GTP को कन्वर्ट किया जाता है ATP में, और जिस प्रोसेस से किया जाता है वो मैंने बताया था, उसको कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। राइट? तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर। अब बात आती है कि एक बार क्रेब्स साइकिल, 1 क्रेब्स साइकिल चलेगी, एक क्रेब्स साइकिल, तो कितने NADH2 बनेंगे? 3 NADH2 जिसकी वैल्यू 9 ATP की होगी, एक FADH2 जिसकी वैल्यू 2 ATP की होगी, और एक SLP बनता है। तो टोटल अगर ऐड किया जाए तो 9 + 2 + 1 टोटल 12 ATP की एनर्जी वैल्यू बनती है एक क्रेब्स साइकिल में। और आपको पता है जब एक ग्लूकोज आता था तो 2 पायरुविक एसिड बनते थे ग्लाइकोलिसिस में, और 2 पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम में बनता था लिंक रिएक्शन में, और 2 एस्टाइल कोएंजाइम में, मतलब 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी, मतलब 2 क्रेब्स साइकिल चलने में 24 ATP बनेंगे। 24 ATP आर प्रोड्यूस। राइट? आउट ऑफ 24 में से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 NADH2 हो जाएगा, 2 FADH2 हो जाएगा, और 2 ATP हो जाएगा, मतलब 24 बन जाएंगे। राइट? एक पॉइंट लिखा हुआ है क्रेब्स साइकिल का पहला मेंबर बताओ, तो पहला मेंबर सिट्रिक एसिड नहीं होता, पहला मेंबर ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होता है। क्योंकि जब तक ऑक्सैलोएस्टिक एसिड आएगा नहीं तब तक एस्टर कोएंजाइम में दोनों कंडेंस नहीं होंगे और सिट्रिक एसिड नहीं बनेगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट पूछा जाए तो सिट्रिक एसिड, लेकिन पहला मेंबर पूछा जाए क्रेब्स साइकिल का तो बच्चों आपको आंसर करना है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का है। राइट? और अगर कंटिन्यूअस साइकिल चलानी है तो हमेशा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होना चाहिए, तभी तो एस्टर कोएंजाइम को पिक करेगा और बनाएगा क्या? सिट्रिक एसिड। क्लियर? तो ये था क्रेब्स साइकिल। अब हम लोग, मैंने बताया ग्लाइकोलिसिस हो गई, लिंक रिएक्शन हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया। पूरा कंप्लीट क्रेब्स साइकिल होने के बाद
अब हम लोग क्या करेंगे, एटीपी तो जो डायरेक्ट बनी है मतलब एसएलपी वाले, वो तो जहां यूज होना होगा यूज हो जाएगी एज ए एनर्जी सोर्स। लेकिन जो NADH2 बना है और FADH2 बना है उसको एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जिस प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा जाएगा। क्लियर? तो अब वो पढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ ली, लिंक रिएक्शन पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, क्रेब्स साइकिल, और हमने ये भी देख लिया कि कितना एटीपी बनती है, कहाँ पे कितना NADH2 बनता है, FADH2 कहाँ बनता है, ये हमें पता है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ग्लूकोज का जब स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस से पाथवे, तो पहला ग्लाइकोलिसिस आता है, फिर लिंक रिएक्शन आता है, फिर क्रेब्स साइकिल आता है, और इस सीरीज में जो लास्ट पाथवे है कौन सा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत टफ लगता है, लेकिन इसको मैं कोशिश करूंगा जितना सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाया जाए ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए और आपके क्वेश्चन हो जाए। तो एक एक बातें आपको ध्यान से समझनी है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब डाउट ये है कि जब पूरा कंप्लीट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया क्रेब्स साइकिल में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। हुआ ये कि जहां ग्लाइकोलिसिस अगर आप देखो तो ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बना था और 2 NADH2 की गेन हुई थी, याद है। इसको SLP बोलते हैं, और ये मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है बहुत ज्यादा। ऐसे लिंक रिएक्शन में 2 पायरुविक एसिड बनने के बाद ऐसे रन हुई थी, तो 2 NADH2 बना था, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है ये। ऐसे जब 2 एस्टर कोएंजाइम बन गए तो 2 बार क्रेब्स साइकिल जब चली थी तो 6 NADH2, 2 FADH2, 2 ATP और 2 CO2 निकली थी। तो जो ATP बनी है ना यहां पे और यहां पे, उनको SLP बोला गया। ये तो डायरेक्टली यूज हो जाएंगे जहां जरूरत होगी, लेकिन जो NADH2 और FADH2 बने हैं इनको एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके बॉडी यूज कर पाएगी एनर्जी, क्योंकि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी के फॉर्म यूज होते हैं। तो एनर्जी के लिए हमेशा एटीपी पे ही डिपेंडेंट है जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जो NADH2 और FADH2 बना है इस पूरी प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में, इन्हीं NADH2 और FADH2 को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, एटीपी में। तो ये टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये बताता है कि NADH2 और FADH2 से एटीपी कैसे बनाया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया आपको कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो प्रोसेस है जो ये बताती है कि जहां जहां एटीपी और NADH2 और FADH2 बना है उन सब में NADH2 FADH2 को ले आओ और उससे क्या बनाओ, एटीपी। जो SLP वाले हैं उनके लिए ये स्टेप नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ किसके लिए है, NADH2 के लिए और FADH2 के लिए। तो स्टार्ट करें हम लोग। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम। मतलब क्या, अभी समझ में आएगा। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी बनना, और ऑक्सीडेटिव समझ में आई है, ऑक्सीडेशन होना चाहिए और उस ऑक्सीडेशन में क्या बनना चाहिए, एटीपी। क्या बोला अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने बहुत बार बोल रहा हूं ये बात कि इस टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन मतलब फाइनल ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं। किसका,
NADH2 का और किसका, FADH2 का, जिससे क्या बन सके, ATP बने। ऑब्जेक्टिव देख लो आप बहुत क्लियरली। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन किया जाएगा किसका, NADH2 का और FADH2 का, जिससे क्या बन जाए, ATP, और यही ATP यूज होगी एज ए एनर्जी करेंसी जहां जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। अब सुनना आगे। अभी मैंने आपको फ्लोचार्ट दिखाया। ग्लूकोज का जब मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ये ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस में कितने क्या बना है, देखो 2 पायरुविक एसिड बना है, और इस प्रोसेस में 2 ATP 2 NADH2। तो ये 2 NADH2 को कहां पे लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ATP बनेगी। 2 पायरुविक एसिड से जब लिंक रिएक्शन चलता है तो 2 एस्टल कोएंजाइम बनते थे, याद है आपको, जिसमें सिर्फ 2 NADH2 बनता था, ATP नहीं बनता यहां पे लिंक रिएक्शन में। इन दोनों NADH2 को कहां लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और ATP बनाया जाएगा। एस्टाइल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल है, 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी, 2 एरो दिखाया है मैंने, देखो। तो 2 बार जब क्रेब्स साइकिल चलेगी तो 6 NADH2 बनना है और 2 FADH2 बनना है। NADH2 FADH2 को भी लाना पड़ेगा ETS में, और ATP बनाई जाएगी। तो अगर ध्यान दो पूरा, तो एक ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया तो 2 SLP यहां पे और 2 SLP यहां पे, और तो कहीं दिख नहीं रहा है, देखो। तो 4 ATP के मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बने हैं, और 2 NADH2 2 NADH2 4 NADH2 और 10 NADH2 को लाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और ATP बनाया जाएगा 10 NADH2 को। और FADH2 सिर्फ क्रेब्स साइकिल में बनता है, 2 मॉलिक्यूल 2 साइकिल में, इनको भी लाना पड़ेगा ETS में। तो 10 NADH2 से हमें कितना ATP बनाना है, 30, क्योंकि 1 NADH2 से 3 ATP बनता है, तो 10 से कितना बन जाएगा बच्चों, 30 ATP बनाना है। और एक FADH2 से मैं आपको सिखाऊंगा, जब एक FADH2 का ETS में रन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो 2 ATP बनाएंगे हम लोग। कैसे, वही तो समझना है, अभी बेसिक समझा रहा हूं। तो एक FADH2 से 2 ATP, तो 2 FADH2 से कितना, 4 ATP। तो कैलकुलेशन देखो आप, 2 + 2 + 6, 10 NADH2, 10 3 जा 30 ATP, 2 FADH2, 2 2 जा 4, 30 + 4 34 ATP कहां बनेगी, ETS में। और 4 ATP, 2 ATP ग्लाइकोलिसिस वाला, 2 ATP कहां, क्रेब्स साइकिल वाला, 4 ATP SLP बनता है। तो सोचो जरा, टोटल मुझे 38 ATP बनाना है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। 38 में से 34 ATP कहां प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस कौन सी हुई, ETS हुआ। अब बात आती है कि सर ये तो समझ में आ गया कि यहां बनना है, इसको ले जाना है ETS में। अब बात आती है ETS होती कहां है। ETS होती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। मैंने यहां पे लाइन डायग्राम सिखाया है, देखो फिगर है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्या है ये, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये वाली है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फोल्डिंग है, देखो क्रिस्टा, आप जानते होंगे इसको, क्रिस्टा बोलते हैं, याद है आपको। एक होगा क्रिस्टा, अगर बहुत सारे तो क्रिस्टा होगा। और 2 मेम्ब्रेन के बीच की जगह को
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। कहोगे सर ये डायग्राम यहाँ पे क्यों डायग्राम ड्रॉ किया जा रहा है? अगर ये तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया तो आपको विजुअलाइज होगा कि ईटीएस कहाँ चल रही है। तो अब सोचो जरा, माइटोकॉन्ड्रिया है ये पूरी, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या होगा? साइटोप्लाज्म, पता है ना? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या चलती है? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस वाली जो 2 NADH2 है ये, इसको कहां पे लाना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, तब ईटीएस रन होगी। और याद हो 2 NADH2 को जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाया जाएगा तो यहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिस प्रोसेस से लाई जाती है उसको शटल सिस्टम बोलते हैं। मैं आपको ये डिटेल में बात बताऊंगा। अभी इसको मैं यहीं पे ड्रॉप कर देता हूं, अभी छोड़ देता हूं इसको। बस बता दिया मैंने कि NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाया जाएगा ईटीएस रन करने के लिए। ये लिंक रिएक्शन है और ये क्रेब्स साइकिल, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलती है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है नहीं। केवल ये वाली ट्रांसपोर्ट करना है साइटोप्लाज्म से कहां? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। अब देखो ईटीएस चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे, यहां पे। समझ में है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे चलती है ईटीएस। ये यहीं पे क्या किया जाता है? जो NADH2 और FADH2 हैं उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है और उनसे क्या बनाया जाएगा? ATP। अब डाउट ये है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि जो NADH2 और FADH2 बने हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए वो केमिकल्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हैं। इसी वजह से NADH2 FADH2 को जाना ही पड़ेगा किसके पास? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ताकि वो क्या बना सके? ATP। तो ये बात तो हो गई। अगर इतना डिटेल में नहीं जाके एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो आप कि हमें जितना NADH2 FADH2 बना है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पहुंचाना है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे उसका क्या किया जाएगा? ATP में बनाया जाएगा। और जिस प्रोसेस से बनाया जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। क्लियर? अब समझना, जो NADH2 और FADH2 हैं, NADH2 और जो FADH2 हैं, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इनमें। क्या बोला मैंने? इस पॉइंट को पकड़ना। NADH2 और FADH2 ये बहुत हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। हाई एनर्जी कोएंजाइम बोला जाता है इनको। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। सिंपल लैंग्वेज समझो, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इनमें। अगर मैं इन्हीं एनर्जी को निकाल लूं और उसी एनर्जी को निकाल के हम लोग यूज करेंगे क्या बनाने के लिए? ATP। तो अगर बहुत लेमैन वे में समझा जाए कि NADH2 FADH2 से ATP क्यों बनती है, तो आपको यह बोलना है कि NADH2 और FADH2 जो होते हैं उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको क्या किया जाता है? केमिकल के हेल्प से। कौन से केमिकल? ETS में जो केमिकल्स हैं उनके केमिकल की हेल्प से उनकी एनर्जी को निकाला जाता है और उसी एनर्जी को फिक्स कर दिया जाता है किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म। क्लियर? लास्ट में एक बार और रिपीट कर रहा हूं, फिर ETS स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैंने क्या बोला? जहां जहां NADH2 FADH2 बना है उसको लाना है, वो बहुत हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, उन हाई एनर्जी को क्या करना है? निकालना है। और निकालने के लिए केमिकल चाहिए। वो केमिकल कहाँ है? ETS में। इसी वजह से ETS कहाँ चलती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, क्योंकि वो सारे केमिकल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। अब यहाँ ETS में NADH2 FADH2 की एनर्जी को निकाला जाएगा और उसी एनर्जी को पिक करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? ATP में। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि ETS में हमें NADH2 FADH2 की एनर्जी को निकालना है और ATP में फिक्स करना है। अब जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, इमेजिन हो रहा होगा, वो मैं ये वाला ऐसे कट कर दिया मैंने,
और इस डायग्राम को आप डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं जो कि मॉड्यूल एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आपको इमेजिन करना है क्या, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, इधर मैट्रिक्स हो गया, और दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इतने डायग्राम को हम लोग ऐसे कट करके पूरा डायग्राम, लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे जैसे मॉड्यूल एनसीईआरटी में दिया गया। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको पढ़ने के पहले आगे कंप्लीट ईटीएस में जो केमिकल पार्टिसिपेट करते हैं उन केमिकल का नाम पढ़ा जाएगा। फिर ईटीएस पाथवे बहुत आसान है, डोंट वरी, बस थॉरली पढ़ना है धीरे धीरे। ओके।